नमस्कार, बदकही लिमिटेड में आपका स्वागत है। मैं विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डीप डाइव। और आज हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। भारत के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में शायद ही ऐसा कोई हो जो उनके असर, उनके कद से इनकार करे, और शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल हो जो उन्हें अपना रहनुमा न बताता हो। अगर आज हम देखें तो अंबेडकर की जितनी मूर्तियां, जितनी तस्वीरें भारत के घरों में दिखाई पड़ती हैं, शायद उतनी तस्वीरें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा कहकर मैं महात्मा गांधी के कद को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अंबेडकर का कद अब कितना बड़ा हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अंबेडकर हमेशा से इतने ही प्रभावशाली नेता थे? और इतने प्रभावशाली नेता थे तो क्या भारत की चुनावी राजनीति में उन्होंने अपना असर छोड़ा? तो शायद इसका जवाब होगा नहीं। भारत की चुनावी राजनीति में अंबेडकर बहुत सफल नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी समय के साथ उनका कद बढ़ता गया, और हम आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अंबेडकर का कद क्या भारत की राजनीति में हमेशा से इतना बड़ा था, और वह क्या भारत की चुनावी राजनीति के एक सफल राजनेता थे? तो इसका जवाब है कि नहीं। अंबेडकर की अगर की पूरी चुनावी राजनीति देखें तो अंबेडकर को बार बार चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। भारत की राजनीति में अंबेडकर का प्रवेश 1925 के आसपास होता है, जब वो ब्रिटेन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आते हैं। इससे पहले भी अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन तब 1917-18 के आसपास वो वापस आ गए थे। दोबारा पढ़ाई करके जब पूरी करके आते हैं तो अंबेडकर भारतीय समाज में अछूतों के लिए व्याप्त जो एक तरीके से जो बड़ी जातियों के मन में अछूतों के लिए जो अछूत का भाव है या जो घृणा का भाव था, उससे बड़े दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, और वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था बनाते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के। और यह इसी संस्था के सहयोग से साल 1927 में अंबेडकर महाड़ सत्याग्रह करते हैं। महाड़ महाराष्ट्र के कोंकण इलाके की एक जगह थी, जहाँ झील के पानी को लेकर के जो है बड़ी जातियाँ जो है अछूतों को पानी पीने नहीं देती थी, बल्कि उस झील से जानवरों को पानी पीने की इजाज़त तो थी, लेकिन अछूतों को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। इसके लिए जो है अंबेडकर आंदोलन करते हैं। न सिर्फ आंदोलन करते हैं, इसके लिए अदालत में भी अछूतों की पैरवी करते हैं, और यह अदालत का जो फैसला आता है वह अछूतों के पक्ष में आता है। इसके अलावा साल 1930 में अंबेडकर दूसरा आंदोलन करते हैं, जो कालाराम मंदिर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वहाँ कालाराम मंदिर में अछूतों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अंबेडकर इसके लिए सत्याग्रह करते हैं और अछूतों को उस मंदिर में प्रवेश दिलवाते हैं। ये तो रही कुछ अंबेडकर की राजनीतिक गतिविधियों की बात, जिसके बाद वो चर्चा में आते हैं, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी उनसे मिलने की इच्छा जताते हैं, और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पुणे की यरवदा जेल में 1932 में मुलाकात भी होती है। 1940 की शुरुआत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, और भारत की आज़ादी की मांग बहुत ज़ोर पकड़ती है। इसके बाद अंग्रेज़ों के द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन होता है, और इसके लिए संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। और शायद पहली बार अंबेडकर का चुनावी राजनीति से सामना होता है, और अंबेडकर अपना चुनाव मुंबई से लड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ अपना चुनाव हार जाते हैं। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि दक्षिणपंथी जो कांग्रेसी सदस्य थे, उन्होंने अंबेडकर को वहाँ से जीतने नहीं दिया। इसके बाद अंबेडकर संविधान सभा में पहुँचते तो ज़रूर हैं, लेकिन वह भी मुस्लिम लीग की कृपा पर। अंबेडकर को संविधान सभा में पहुँचाने के लिए मुस्लिम लीग बंगाल के खुलना से अपने जीते हुए प्रत्याशी से इस्तीफा दिलवाती है, और उसके बाद अंबेडकर को वहाँ चुनाव लड़वाकर वापस संविधान सभा में पहुँचाती है। इसमें अंबेडकर की मदद उस समय के एक और बड़े दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल करते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल के ही कहने पर मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी अंबेडकर को बंगाल से चुनाव लड़वाते हैं।
हम आपको बता दें कि जोगेंद्रनाथ मंडल वही नेता थे जो भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बनते हैं, लेकिन उनके बारे में हम बात फिर कभी करेंगे। इस प्रकार अंबेडकर मुस्लिम लीग की कृपा पर संविधान सभा तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी बीच 1947 में भारत का बंटवारा हो जाता है और अंबेडकर की जो सीट थी खुलना वो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में चली जाती है और इस प्रकार अंबेडकर को संविधान सभा में बने रहने के लिए फिर से चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस बार उनके काम आते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी पटेल, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू को कहते हैं कि मुझे हर हाल में अंबेडकर संविधान सभा में चाहिए। महात्मा गांधी के कहने पर ही कांग्रेस अंबेडकर को दोबारा संविधान सभा में पहुंचाती है। इसके लिए वह अपने एक जीते हुए उम्मीदवार M.R. जयकर से इस्तीफ़ा लेती है और उसकी जगह अंबेडकर बम्बई से फिर से संविधान सभा में जाते हैं। संविधान सभा और संविधान के लिए अंबेडकर का जो काम है वह आज एक इतिहास है और सब जानते हैं कि संविधान को बनाने में अंबेडकर ने कितनी मेहनत की, लेकिन चुनावी राजनीति उनके लिए कभी भी आसान नहीं रही। जब भारत का संविधान लागू होता है और 1951-52 में देश के पहले आम चुनाव होते हैं, अंबेडकर अपनी पार्टी शेड्यूलर कास्ट फेडरेशन के ज़रिए फिर से बम्बई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अंबेडकर यह चुनाव भी हार जाते हैं और इसके बाद अंबेडकर 1954 में दोबारा उपचुनाव महाराष्ट्र के ही भंडारा से लड़ते हैं, लेकिन अंबेडकर वह चुनाव भी हार जाते हैं। कहा जाता है कि चुनावी राजनीति में लगातार मिलती असफलता अंबेडकर को तोड़ कर रख देती है और पहले से ही तमाम रोगों से ग्रसित अंबेडकर और बीमार हो जाते हैं और उसके 2 साल बाद 1956 में अंबेडकर की मौत हो जाती है। ये तो बात रही अंबेडकर की चुनावी राजनीति की या उनकी चुनावी सफलता की। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और आपको जो स्क्रीन पर बेल आइकन दिख रहा है या जो घंटी वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए। नमस्कार।